नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं सहधर्मी, विरुद्ध धर्मी एंड उभय धर्मी प्लैनेट्स के बारे में, क्योंकि दशा और अंतरदशाओं के जब आपको रिजल्ट डिस्कस करने हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि दो प्लैनेट जिनकी दशा और अंतरदशा चल रही है उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा या तो वो संबंधी होंगे या नहीं होंगे। अब संबंधी होने से काम नहीं चलेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि वो सहधर्मी है या विरुद्ध धर्मी है या उभय धर्मी है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके 1, 5, 9 हाउसेस के जो लॉर्ड होते हैं ये तीनों ही बेनिफिक होते हैं कुंडली के लिए। तो जो भी बेनिफिक हैं तीनों वो एक जैसे हो गए, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे सहधर्मी। इसी तरीके से यदि आप लॉर्ड ऑफ 3, 6 एंड 11 हाउस देखोगे ये सभी मेलिफिक हो जाते हैं, तो तीनों ही मेलिफिक हैं। तो जो थर्ड लॉर्ड है वैसा का वैसे ही, 6th लॉर्ड है वैसा का वैसे ही, 11th लॉर्ड है, तो ये भी सहधर्मी हो गए। इसी तरीके से 4th, 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, तो ये भी सहधर्मी हो गए। अब आपको ये फंक्शनल मेलिफिक और बेनिफिक के हिसाब से देखना है, नेचुरल मेलिफिक या बेनिफिक के हिसाब से नहीं देखना। नैसर्गिक बेनिफिक और मेलिफिक का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। जब हम ये लघु पाराशरी पढ़ रहे हैं, दशा और महादशा पढ़ रहे हैं, तब आपको नेचुरल मेलिफिक और नेचुरल बेनिफिक को भुला देना है। यहाँ पर जब हम बेनिफिक की बात करेंगे तो वो 1, 5 और 9 भाव के लॉर्ड हैं। मेलिफिक की बात करेंगे 3, 6, 11 के लॉर्ड हैं, और न्यूट्रल की बात करेंगे 4, 7 एंड 10 के लॉर्ड हैं। बाकी 2nd और 12th भाव के लॉर्ड, 8th भाव के लॉर्ड को हम कैसे बिहेव करते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जिसने वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख ले। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पे पहुंच गए हैं। इसके बाद हम दशा और अंतरदशाओं का रिलेशन करना शुरू कर देंगे और रिजल्ट बताना शुरू कर देंगे। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो मिस हो जाएगा तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मेन हार्ट है, जैसे इंसान का हार्ट होता है ऐसे ही दशा होती है। आपकी लाइफ में कौन से इवेंट कब अनफोल्ड होंगे वो अब दशा सीक्वेंस बताती है। तो अब दशाओं को ध्यान से समझें। अब मैं सहधर्मी का मतलब बता रहा हूँ। तो दो बेनिफिक प्लैनेट हैं, बेनिफिक हो गए तीनों, ये तीनों एक दूसरे के सहधर्मी हैं, एक जैसे हो गए, अच्छे शुभ ग्रह, एक दूसरे शुभ ग्रह का बेनिफिक हो सहधर्मी होगा। ये तीनों 3, 6, 11 लॉर्ड अशुभ या मेलिफिक होते हैं, ये एक दूसरे के सहधर्मी हैं। इसी तरीके से 4, 7 और 10 के लॉर्ड न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे के सहधर्मी हैं। 2nd और 12th हाउस के लॉर्ड के बारे में हम ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकते। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि गिवन कुंडली में वो बेनिफिक हैं तो इनसे सहधर्मी हो जाएंगे, मेलिफिक है तो इनसे सहधर्मी हो जाएंगे, और न्यूट्रल हैं तो इनसे सहधर्मी हो जाएंगे। इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे। जब भी एक प्लैनेट की दशा चल रही है उसमें दूसरे की अंतरदशा चल रही है, तो दोनों को हमें देखना पड़ेगा वो इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या वो सहधर्मी है या विरुद्ध धर्मी? कैसे हो गया? बेनिफिक प्लैनेट मेलिफिक का विरुद्ध धर्मी हो गया, मेलिफिक बेनिफिक का विरुद्ध धर्मी हो गया। उभय धर्मी कौन सा हो गया? एक बेनिफिक प्लैनेट न्यूट्रल का उभय धर्मी है, मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट नहीं है। ऐसे ही मेलिफिक भी न्यूट्रल का उभय धर्मी है, न्यूट्रल हो गया एक तरीके से वो। सहधर्मी मतलब एक जैसे, विरुद्ध धर्मी मतलब बिल्कुल अपोजिट, और उभय धर्मी का मतलब एक जैसे भी नहीं और बिल्कुल अपोजिट भी नहीं। तो 3 तरीके का यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब मैं इन चीज़ों को आपको समझाता हूँ। एक कुंडली ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर लग्न मैंने 12 प्लेस कर दिया है। यहाँ पर पाइसेस लग्न की कुंडली है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो लोग एग्ज़ाम देंगे आचार्य वगैरह की, वो उनके भी एक काम की चीज़ है। ये पूरा लघु पाराशरी के बेस पे है। जो भी मैं अभी तक दशाएं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लघु पाराशरी का हर एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कुंडली बना ली है। यहाँ पे 1 साइन के अंदर राहु प्लेस कर दिया है, ये सन है, ये मरकरी है यहाँ पर 4 साइन के अंदर। 6 साइन में वीनस है, ये यहाँ पर केतु आ गया, एंड सैटर्न, मून एंड मार्स इन 9th हाउस इन 9 साइन, और जुपिटर 11 साइन में रखा हुआ है। अभी यहाँ पर हमें देखना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत समझने की चीज़ है। सूर्य सन हमें देखना है इस कुंडली के अंदर।
तो सूर्य है ये 6th हाउस का लॉर्ड है, तो छठे भाव का लॉर्ड मेलिफिक होता है, तो मैंने यहाँ पे सन लिख दिया। ये इस कुंडली के लिए मेलिफिक है। अब मैं देखता हूँ मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा उठा के देखिए, वो ट्राइन लॉर्ड है, वो खुद कहीं भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये त्रिकोण में है, 4 साइन, 5वें भाव का स्वामी हो गया, तो मून इस कुंडली के लिए बेनिफिक हो गया। अब चंद्रमा और मून के बारे में यदि आप बात करना चाहो तो ये विरुद्ध धर्मी हो गए, अपोजिट हो गया इन दोनों का नेचर। अब और बताता हूं मैं इसी कुंडली के अंदर, सपोज मैं मार्स ले लेता हूं, मार्स। तो मार्स की लॉर्डशिप देखिए आप, एक तो 2nd हाउस की लॉर्डशिप है और मार्स की दूसरी 8th ट्राइन की लॉर्डशिप है, तो डबल है ये। एज ए 9th लॉर्ड तो ये बेनिफिक हुआ। एज ए 9th लॉर्ड देख रहा हूँ मैं मार्स को ही 2 तरीके से देखूंगा। अब पहले एज ए 9th लॉर्ड तो बेनिफिक हुआ, ये 2nd लॉर्ड की तरह भी है। तो 2nd लॉर्ड के आपने रूल आपको याद होने चाहिए। एक पर सहचार्य का नियम होता है कि वो किसके साथ बैठा हुआ है, स्थान गुणवत्ता का नियम होता है कि वो किस जगह पे प्लेस्ड है दूसरा। तो पर सहचार्य का नियम तब लगता है जब वो प्लेनेट किसी के साथ बैठा हो। तो मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो बैठा हुआ है मून के साथ, तो मार्स वैसे ही होगा जैसा कि मून है। जब 2nd और 12th लॉर्ड किसी भी लॉर्ड के साथ बैठे हों तो उसकी तरह बिहेव करेंगे, अकेले बैठे हों तो उसकी दूसरी लॉर्डशिप की तरह बिहेव करेंगे वो। यदि ये अकेला होता तो मार्स को हम एज ए 9th लॉर्ड देखते, यहाँ पर 8 साइन के लॉर्ड की तरह देखते हैं, समझने की ज़रूरत है इसमें। तो एज ए 2nd लॉर्ड भी ये बेनिफिक हो गया क्योंकि मून बेनिफिक है और ये मून के साथ बैठा हुआ है। इसको पर सहचार्य का नियम बोलते हैं। अब इस कुंडली के लिए मुझे मरकरी देखना है कैसा है। तो मरकरी को आप ध्यान से देखिए। मरकरी यहाँ पर 2 लॉर्डशिप हैं, एक तो 4th हाउस का लॉर्ड है और एक 10th हाउस का लॉर्ड है। तो एज ए 4th लॉर्ड भी ये न्यूट्रल है, केंद्र के स्वामी ऑलवेज न्यूट्रल हो जाते हैं। एज ए 10th लॉर्ड भी ये न्यूट्रल हो गया, तो ओवरऑल भी ये न्यूट्रल ही हो गया। न्यूट्रल सॉरी 10 नहीं, 7th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। दोनों तरीके से इट इज़ न्यूट्रल। मगर ये वो 7th लॉर्ड है, ये ध्यान रखना। मगर ये मारक भी है, ये ध्यान रखना है। पर मारक का आपने वीडियो देख लिया होगा, 2nd एंड 7th लॉर्ड मारक हो जाते हैं। अब मैं जुपिटर को चेक कर लेता हूँ इस कुंडली के अंदर। तो जुपिटर लग्न लॉर्ड है, तो ये इसको हम ट्राइन लॉर्ड बोलेंगे, ट्राइन लॉर्ड, तो ये बेनिफिक हो गया। और दूसरा ये आपका 10वें भाव का लॉर्ड है, 10th लॉर्ड, तो ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल प्लस बेनिफिक ये इस कुंडली के लिए योग कारक हो जाता है। योग कारक, जो एक ही प्लैनेट यदि केंद्र और ट्राइन दोनों का लॉर्ड हो तो वो योग कारक हो जाता है उस कुंडली के लिए। अब आप इस कुंडली के लिए सैटर्न या शनि को देखते हैं। सैटर्न को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सैटर्न की लॉर्डशिप देखते हैं, डबल लॉर्डशिप है सैटर्न की भी। तो सैटर्न तो एक आपका 11th लॉर्ड है, तो 11th लॉर्ड मेलिफिक होता है, तो मेलिफिक हो गया। अब इसे एज ए 12th लॉर्ड देखूंगा मैं। 11 साइन है तो 12th लॉर्ड ये अकेला बैठा हुआ है, तो अकेला जब भी प्लेनेट बैठा हो एज ए 2nd और 12th लॉर्ड, उसकी नेचर उसकी 2nd लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगी। तो ये 12th लॉर्ड सैटर्न अकेला बैठा है, इसकी 2nd लॉर्डशिप, दूसरी जो लॉर्डशिप है वो 11वें भाव की है, वो एज ए मेलिफिक है। तो एज ए ये 12th लॉर्ड भी मेलिफिक ही होगा। तो ओवरऑल इस कुंडली के लिए मेलिफिक ही है सैटर्न दोनों तरीके से। तो एज ए 12th लॉर्ड भी मेलिफिक है। अब मैं देख लेता हूँ, बच गया यहाँ पर वीनस में ऊपर लिख देता हूँ। देखिए समझिए ज़रा इसको, एक एक चीज़ को अब लिख सकते हैं, आराम से समझने की ज़रूरत है। आप वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीनस यहाँ पर सबसे पहले तो हो गया वो 3rd लॉर्ड, तो 3rd लॉर्ड मेलिफिक हो गया। 8th लॉर्ड में भी मैंने यही नियम बताया था। 8th लॉर्ड कोई भी प्लेनेट एज ए 8th लॉर्ड वैसे अपनी दूसरी लॉर्डशिप के हिसाब से ही बिहेव करेगा, दूसरी लॉर्डशिप। तो जब मैं इसे एज ए 8th लॉर्ड देखूंगा तो 3rd लॉर्ड में जैसा है वैसा ही होगा, तो ये मेलिफिक भी हो गया। तो वीनस भी इस कुंडली के लिए पूरी तरीके से मेलिफिक हो गया। अब राहु को देख लेते हैं। राहु केतु, बाकी सारे प्लेनेट आई थिंक मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब राहु को मैं यहाँ पर रख देता हूँ आपके सामने, ये राहु रहा। अब राहु को देखते हैं कहाँ पे है इस कुंडली में। तो राहु आ गया आपका 2nd हाउस के अंदर, 1 साइन में,
तो ये ऐसे बिहेव करेगा। राहु उस तरीके से बिहेव करता है, जिस भी साइन में हो उसके लॉर्ड की तरह बिहेव करता है। तो राहु का नियम अब याद कर लीजिएगा। अभी जो मैं आज बता रहा हूँ वो उसमें सारा जो अब तक पढ़ा है वो सारा कवर हो जाता है। तो राहु सेकंड भाव के अंदर है तो ये बिहेव करेगा इसके लॉर्ड की तरह। तो इसका लॉर्ड है वन साइन का मार्स। तो सेकंड लॉर्ड देखिए मार्स, एज ए सेकंड लॉर्ड मार्स बेनिफिक है, इसलिए इस कुंडली के लिए राहु बेनिफिक है, शुभ ग्रह हो गया। क्योंकि अब केतु को देख लेता हूं, तो केतु 8वें भाव में, उसका साइन 7 है, उसका लॉर्ड 8 हाउस का लॉर्ड वीनस है, वो मेलिफिक है, इसलिए केतु इस कुंडली के लिए मेलिफिक हो गया, राहु बेनिफिक हो गया। तो ये मैंने सभी प्लैनेट्स को 9 प्लैनेट्स को आपके सामने लिंकअप कर दिया है। अब क्या होगा देखिए, सहधर्मी विरुद्ध धर्मी हम किस तरीके से देखेंगे। जो अब 2 प्लैनेट बिल्कुल एक जैसे हों, जिनका नेचर सेम हो, वो सहधर्मी होते हैं। जो 2 प्लैनेट जिनका अपोजिट नेचर हो वो विरुद्ध धर्मी होते हैं। तो अब हम ये कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान से समझें। ये समझने वाली बात है जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसे आप लर्न ना करें। और ये थ्रू आउट लाइफ जब आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि महादशाओं में अंतरदशाओं के रिजल्ट हम किस तरीके से देखते हैं। तो 2 प्लैनेट होंगे ऑलवेज, एक की महादशा होगी और दूसरे की अंतरदशा होगी। इसमें कुछ अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस मैं बाद में बताऊंगा, मगर यहाँ पर अभी तक मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये लघु पाराशरीय और जनरल कंसेप्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीजें कभी नहीं भूलनी है। लर्निंग की जो चीजें हैं वो आप भूल जाएंगे, इन्हें कभी नहीं भूलना है, दिमाग के अंदर रखना है। तो जब एक प्लैनेट और दूसरे की प्लैनेट की महादशा में दूसरे प्लैनेट की अंतरदशा हो, तो पहला रूल तो याद रखना, कोई भी प्लैनेट अपनी ही महादशा और अपनी ही अंतरदशा में लॉर्डशिप के रिजल्ट नहीं देता। 99% लोग इस कंसेप्ट को यूज ही नहीं करते। ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, कोई भी प्लैनेट अपनी ही महादशा और खुद ही की अंतरदशा में अपनी लॉर्डशिप के रिजल्ट नहीं देता, वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है। जब जुपिटर की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा आ गई, अब उसकी लॉर्डशिप चाहे कुछ भी हो, आपको लॉर्डशिप नहीं देखनी है, तब वो अपनी जुपिटर के रिजल्ट देगा। तो वो आपके लिए बेनिफिक भी है कुंडली के लिए, तो बेनिफिक रिजल्ट नहीं देगा, बेनिफिक है तो बेनिफिक नहीं देगा। जुपिटर एज ए प्लैनेट रिजल्ट देगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये आप नोट कर लो, जो ज्यादातर लोग इसको यूटिलाइज नहीं करते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादातर यूटिलाइज नहीं करते। इन डिस्कशन वो कहेंगे, कभी सोचता ही नहीं है कि ये रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा, एक मारक जो भी प्लैनेट है, मारक अपनी ही दशा और अंतरदशा में मारक के रिजल्ट नहीं देता। वही रूल लग गया ऊपर वाला ही, वो मारक की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा आपको। तो इस रूल को बड़े अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड मैं रूल यहां पर बता रहा हूं, थर्ड रूल, कि किसी भी मारक की महादशा है, मारक की महादशा, तो महादशा पे फोकस कर लेते हैं ज्यादातर लोग, और उसमें योग कारक की दशा है, योग कारक की दशा है, वो अंतरदशा है। मारक की महादशा में योग कारक की अंतरदशा है, तो लघु पाराशरी के हिसाब से योग कारक के फल मिलेंगे, मारक के फल नहीं मिलेंगे। मगर प्रैक्टिकल में ये अप्लाई नहीं होता। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। मारक की महादशा में योग कारक की अंतरदशा है, तो लघु पाराशरी के हिसाब से आपको योग कारक के फल मिलेंगे, मगर प्रैक्टिकली ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये भी मैंने आपको चीज बता दी है। तो ये 3 मैंने आपको एक्सेप्शंस यहाँ पर बताए हैं, और ये पहले वाले 2 एक्सेप्शंस कोई ज्यादातर लोग इसको ध्यान भी नहीं रखते। वो देख लेते हैं फंक्शनल बेनिफिक है, और ये नहीं देखते कि भाई इसी की खुद की अंतरदशा है तो ये अभी रिजल्ट देना शुरू नहीं करेगा। आप सोचते हो कि ये तो बेनिफिक की योग कारक की दशा शुरू होगी, योग कारक की अंतरदशा शुरू हो गई, पैसे लगने की कुंडली में योग कारक हो जाता है जुपिटर, उसी की दशा और अंतरदशा शुरू हो गई। या आपकी टॉरस लगने की कुंडली में शनि योग कारक हो जाता है, उसी की दशा में सबसे पहले उसी की अंतरदशा आएगी, आपको अगर रिजल्ट तो मिलना ही शुरू नहीं हुए। ये तो बल्कि चीजें थोड़ा डिले हो रही है, उतनी स्पीड से नहीं हो रही, काम नहीं बन रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम इस रूल को भूल जाते हैं। ये क्लासिकल्स रूल है, क्लासिक्स में जो लिखे हुए हैं। अब आ जाता हूं मैं इसके दूसरे पार्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी एस्ट्रोलॉजी में। इससे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि दशाओं में जो अब तक आप पढ़ गए हो उसका सबका
सार यहाँ पर है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए अब कि कौन बेनिफिक होता है, कौन मेलिफिक होता है, ये पता होना चाहिए। कौन योग कारक होता है, कौन सहधर्मी होता है, कौन संबंधी होता है, ये सभी कुछ मालूम होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आपको आगे बताऊंगा, अभी आज इसे समझे। तो अब ऐसा समझे, देखिए पहले इसको प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा थ्योरी बता रहा हूं। जो हमारी यूजर लाइफ है, हम डे टू डे जो जीते हैं, जिस तरीके रहते हैं, प्लेनेट भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं। आप ऐसा मान के चलें कि आपका एक कोई रिलेटिव है, संबंधी का मतलब रिलेटिव, आप बहुत अच्छे हैं और वो खराब है, तब अब क्या होगा, दोनों ने मिलकर कोई काम करना है, तो वो आप क्या करोगे, क्योंकि वो आपका रिलेटिव है, इसलिए आप उसे रोकोगे नहीं। जैसा वो करना चाहेगा वैसा ही वो करेगा, और वो आपको भी नहीं रोकेगा। तो जैसा आप करना चाहोगे वैसा ही आप करोगे। तो जब भी दो संबंधी ग्रहों की दशा हो, संबंधी की, तो वो दोनों अपने अपने रिजल्ट देते हैं। इतना सा सिंपल नियम है। एक दूसरे के रिजल्ट को वो नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे के कामों में रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते। ये सिंपल रूल याद रखना है, इसमें कहीं और इफ एंड बट यूज नहीं करना कि जब दो प्लेनेट संबंधी हैं, जैसे भी है वो, यदि वो शुभ है तो भी कोई बात नहीं, अशुभ है तो भी कोई बात नहीं, एक शुभ और दूसरा अशुभ है, दोनों अपने अपने काम करेंगे क्योंकि वो संबंधी है। तो संबंधी प्लेनेट एक दूसरे के कामों में या फलों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते। आपको दोनों ही प्लैनेट्स के फल मिलने वाले हैं। उनकी दशा और अंतरदशाओं में दो प्लैनेट जब संबंधी हो गए तो महादशा लॉर्ड भी अपने रिजल्ट देगा, अंतरदशा लॉर्ड भी रिजल्ट देगा। अब वो कैसे हैं, वैसे वैसे रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। किन हाउसेज की लॉर्डशिप है, वो रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। दूसरा कंसेप्ट जो आपको याद रखना है कि वो असंबंधी है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है, वो असंबंधी है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो एक दूसरे को अपने एक दूसरे के फल नहीं देने देंगे। उनमें जो ताकतवर होगा उसके फल मिलेंगे आपको दशा और अंतरदशा लॉर्ड में, क्योंकि उन दोनों में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे का लिहाज नहीं करेंगे। ऐसा है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, किसी नाके पे खड़े हुए हैं और आपका कोई रिलेटिव क्राइम करके भी जा रहा है, तो आप उसे जाने देंगे। आप सोचेंगे कि रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है, मैं इसे जाने देता हूं। मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर या उस तरीके से डिफाइन नहीं कर रहा, व्यवहारिक या प्रैक्टिकल फॉर्म में आप सोचोगे चलो जाने दे, कोई बात नहीं। आपका अपना बच्चा आ जाता है, कुछ गलत काम करके आ जाता है, तभी भी कह सुन के आप उसे माफ कर दोगे और उसी की साइड लोगे कुछ देर के बाद। मगर वो असंबंधी है तो आपका वो जो पुलिस ऑफिसर नाके पे खड़ा हुआ है, असंबंधी को बिल्कुल नहीं जाने देगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से कोई भी गलत काम कर रहा है यदि आपके साथ और वो आपका असंबंधी है तो आप करने नहीं दोगे। तो जब भी दो ग्रह असंबंधी होंगे तो उनमें वो दोनों में से जो बली होगा, दोनों के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को कट करेंगे। संबंधी में एक दूसरे के रिजल्ट को कट नहीं करेंगे, अपने अपने रिजल्ट देंगे। असंबंधी में एक दूसरे के रिजल्ट को कट करेंगे, जो बली होगा उसके ही रिजल्ट मिलेंगे थोड़े बहुत, और जो अल्प बली होगा उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो स्ट्रोंगर होगा इट विल गिव द रिजल्ट एंड वीकर विल नॉट एट ऑल गिव द रिजल्ट। तो ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। और दोनों न्यूट्रल हैं, फिर वो कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। न्यूट्रल है तभी भी आपको रिजल्ट मिलेंगे मिक्स टाइप। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ इंडिविजुअल। ये मैंने सारे केसेस लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हो। दोनों बेनिफिक है और संबंधी भी है, तो दोनों अपने अपने रिजल्ट दे रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। दो बेनिफिक रिजल्ट मिल रहे हैं। एक सपोज 10th हाउस लॉर्ड है और दूसरा आपका संबंधी हो गया बेनिफिक, तो खैर ट्राइन लॉर्ड होंगे दोनों ही। एक आपका 5वें भाव का लॉर्ड है, एक 9वें भाव का लॉर्ड है, तो 5वें भाव के भी रिजल्ट मिल रहे हैं। एजुकेशन भी एक्सीलेंट हो रही है, बच्चों से भी सारे सुख सुविधाएं मिल रही है, और 9th हाउस लग भी काम कर रहा है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं जब संबंधी हैं तो ये। और ये संबंधी नहीं है तभी भी आप ये मान के चलिए, क्योंकि एक जैसी नेचर है, सहधर्मी है, तो एक दूसरे के एक जैसे ही रिजल्ट देने हैं इन्होंने, तभी भी आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं। एक बेनिफिक है और दूसरा न्यूट्रल है, जिसे केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बोलते हैं। बेनिफिक और दूसरा न्यूट्रल है, तभी भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि वो संबंधी है तो वेरी गुड रिजल्ट मिलेंगे, और वो संबंधी नहीं है तभी भी रिजल्ट ठीक मिलेंगे, मगर उतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। क्योंकि संबंधी है तो दोनों मिलकर रिजल्ट दे देंगे, और संबंधी नहीं है तभी भी
ठीक रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आना शुरू होगी जब वो इस वाले केस में, ध्यान रखिएगा। एक बेनिफिक है और मेलिफिक है, आप इसे समझो जरा। यदि वो संबंधी है, एक बेनिफिक है और दूसरा मेलिफिक है, ये फंक्शनल बेनिफिक और मेलिफिक की बात हो रही है। तो बेनिफिक अपने रिजल्ट देगा, मेलिफिक अपने देगा, क्योंकि संबंधी है, एक दूसरे के रिजल्ट्स को कट नहीं करेंगे। इसको ध्यान से समझना, बेनिफिक अपने रिजल्ट देगा, मेलिफिक अपने देगा। जैसे आपका 10th लॉर्ड, वो 9th लॉर्ड की दशा चल रही है और साथ में आपको 11वें भाव के लॉर्ड की दशा चल रही है, तो 9th लॉर्ड अपने रिजल्ट देगा, आपको हायर एजुकेशन देगा, आपका लक देगा, सब कुछ देगा। मगर 11th लॉर्ड उसी तरीके से आपको लाभ नहीं देगा, इस तरीके की चीजें वो अपने काम करता रहेगा। या 6th लॉर्ड की दशा चल रही है 9th लॉर्ड में, तो 9th लॉर्ड बेनिफिक है, 6th लॉर्ड मेलिफिक है। तो यहाँ पर जब वो रिलेटेड है तो बेनिफिक अपने रिजल्ट देता रहेगा, 9th लॉर्ड अपने रिजल्ट देगा, और जो मेलिफिक 6th लॉर्ड अपनी डिजीज देगा, डेथ देगा, डिस्प्यूट देगा। इस तरीके की चीजें, दोनों चीजें एक साथ चलती रहेंगी आपके साथ, कोई एक दूसरे के रिजल्ट को कट नहीं करेगा। मगर यही दोनों असंबंधी हो जाए, ध्यान से समझिएगा, 9th लॉर्ड और 6th लॉर्ड। अब क्या करेंगे, इनमें जो बली होगा उसी के रिजल्ट मिलेंगे, जो कमजोर होगा उसके नहीं मिलेंगे। इस तरीके से मानिए 9th लॉर्ड ने आपको 20 फल देने हैं पॉजिटिव, और इसमें 10 नेगेटिव देने हैं 6th लॉर्ड ने, तो ये 9th लॉर्ड के ही रिजल्ट मिलेंगे आपको 10, इसके नहीं मिलेंगे, इसके पूरे फल नहीं मिलेंगे। तो इसके इसमें वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दो अपोजिट पार्टी के लोग लड़ रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा जो नेट आपको बचेगा। इस तरीके से इसको समझने की जरूरत है। दोनों को रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको मिक्स्ड और बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे। तो किसी भी योग कारक की महादशा में किसी भी मेलिफिक की अंतरदशा आ जाए तो आप सोचने लग जाओ नहीं योग कारक है तो हमें फल देगा ही देगा, ऐसा नहीं है। उसके योग कारक के फल रिड्यूस हो जाएंगे काफी हद तक, और मेलिफिक भी यदि स्ट्रॉन्ग है तो वो मेलिफिक फल भी मिल सकते हैं आपको। इसलिए हमेशा योग कारक की महादशा में लोग कहते हैं ना योग कारक की महादशा है मगर रिजल्ट नहीं मिले, तो आप अंतर दशाओं को नहीं देखोगे तो नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट मेरा समझ में आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। इसी तरीके से हम सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं। दोनों न्यूट्रल हैं तो वो संबंधी हो या ना संबंधी हो आपको न्यूट्रल फल मिलेंगे। दोनों मेलिफिक है, यदि वो संबंधी है तो एक्सट्रीमली मेलिफिक फल मिलेंगे, क्योंकि संबंधी भी है और मेलिफिक भी है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। और दोनों मेलिफिक है मगर वो संबंधी नहीं है तभी भी मिलेंगे तो मेलिफिक ही है, मगर उसमें एक्सट्रीमली नहीं मिलेंगे। जब संबंधी होते हैं तो एक्सट्रीम फल मिलते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने अलग अलग इंडिपेंडेंटली दे पाते हैं। मगर जब वो संबंधी नहीं है तो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं, तो रिजल्ट भी कम हो जाते हैं रिलेटिवली। जैसे देखिए एक बेनिफिक और एक मेलिफिक है, यदि वो आपके संबंधी हैं तो आपको दोनों तरीके के फल मिले हैं, आपका अच्छा भी होता रहेगा बुरा भी होता रहेगा। अच्छे फल भी होंगे, पैसे की कमाई होगी, दूसरी तरफ बीमार हो गए, ऐसे फल मिलेंगे। मगर दोनों संबंधी नहीं है तो एक ही तरीके के रिजल्ट मिलेंगे और वो थोड़ा कम मिलेंगे। तो इस तरीके से हम संबंधी और असंबंधी का रिलेशन बना सकते हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो अभी तक जो करा है उसका ओवरऑल बताऊंगा कि किस प्लेनेट की महादशा में, किसकी अंतरदशा में हम किस तरीके से रिजल्ट देखेंगे। एंड में मैं फिर इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कब प्लेनेट संबंधी होते हैं। 4 तरीके के संबंध बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला मैंने आपको संबंध बताया था फर्स्ट वन एक्सचेंज, दूसरा मैंने संबंध बताया था म्यूचुअल एस्पेक्ट, तीसरा संबंध मैंने आपको बताया था क्षेत्र दृष्टि संबंध, और चौथा संबंध बताया था मैंने कंजंक्शन। फिर मैंने आपको इनको ये संबंधी हो गए। इसके बाद हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया आपने कि उनकी नेचर कैसी है, दोनों का सहधर्मी या विरुद्ध धर्मी या अभयधर्मी। तो बेनिफिक का सहधर्मी होता है, मेलिफिक का सहधर्मी होता है, बेनिफिक मेलिफिक का विरुद्ध धर्मी होता है, और बेनिफिक और न्यूट्रल उभयधर्मी है, एंड मेलिफिक एंड न्यूट्रल भी उभयधर्मी है। तो फिर मैंने आपको बताया था क्या रूल है दशाओं में, अंतर दशाओं में। 2 ग्रह यदि वो संबंधी हो जाते हैं तो वो दोनों अपने अपने फल देते हैं अलग अलग। वो यदि संबंधी नहीं है, विरुद्ध धर्मी है, तो दोनों एक दूसरे के फलों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और उभयधर्मी है, उभयधर्मी न्यूट्रल के साथ होता है, तो जो भी उनमें स्ट्रोंगर है वो अपने फल दे जाता है। इस तरीके से हम इसको कंसिडर करके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस किस तरीके से हम फल को एनालाइज करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इनमें से कोई भी एक वीडियो आपने मिस कर दिया किसी भी वजह से, तो चैनल पे रोज वीडियो डलते रहते हैं, आपको वो ढूंढने से नहीं मिला, आपकी ध्यान में नहीं आया, तो आपको एक पूरा कंसेप्ट जो आप इतने दिनों से देख रहे हैं वीडियोस को, वो समझ में नहीं आएगा। और दशाओं का कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर कट मेरे माइंड के अंदर कंसेप्ट है, उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक से ज्यादा बार वीडियोस देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नमस्कार।